विद्यार्थियों, मैं राम कृपाल आज पुनः आपके सामने जीएस और हिंदी की मिली जुली चर्चाएं प्रस्तुत करूंगा। आज तारीख हो गई 9 दिसंबर, दिन सोमवार, वर्ष 2024। आज ही के दिन संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। एक बार फिर, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 दिन सोमवार को हुई थी और इसके अस्थायी अध्यक्ष बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार कर दिया तो संविधान सभा के सदस्य 299 रह गए थे। इसके अतिरिक्त आज भारत के एक राजनयिक, हालांकि उनका जन्म जो है इटली में हुआ था, श्रीमती सोनिया गांधी का जन्म आज ही के दिन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, यानी सोमवार को उनका भी जन्म हुआ। इस समय वो नेता विपक्ष का भी पद सुशोभित कर चुकी हैं और उनका विवाह जो है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के साथ हुआ था। इस समय इनके पुत्र और पुत्री ये लोग भी राजनीति में सक्रिय हैं। इनके पुत्र श्री राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। चलिए अब आगे और क्रम को बढ़ाते हैं। जैन धर्म के नवे तीर्थंकर हुए हैं पुष्पदत्त और इनका प्रतीक चिन्ह मकर है। अगर हम भारतीय संविधान के भाग 9 की बात करें तो भाग 9 में किसका वर्णन किया गया है? भाग 9, बताइए किसका वर्णन है? भाग 9 कुछ है जानकारी? कल हमने कई बार आप लोगों को रटाया है, तो बताइए भाग 9 में किसका वर्णन किया गया है? किसका किया गया है बताएं आप लोग। भाग 9 में किसका वर्णन किया गया है? संविधान के भाग 9 में बताएं आप लोग। आप लोग याद नहीं रख पाते हैं और इधर उधर की बात आप लोग हंसने लगते हैं, तो बताएं कि भाग 9 में किसका वर्णन है? बताएं। थोड़ा आप लोगों की भी हम जिम्मेदारी दे रहे हैं कि कम से कम आपको वो चीज याद हो। बताइए भाग 9 में किसका वर्णन है? बताएं। फिर हम भी नहीं बताएंगे। हाँ बताएं। नहीं बताएंगे तो फिर मैं भी नहीं बताऊंगा, कई बार बता चुका हूं। चलिए अच्छा, सोचने का मैं समय देता हूं, आगे चल रहा हूं। अच्छा बताइए, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 9 ये कहां से कहां तक जाता है? राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 9 ये मालौथ पंजाब से कर्णप्रयाग तक जाता है। एक बार फिर, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 9 कर्णप्रयाग से पंजाब के मालौथ से कर्णप्रयाग तक जाता है। हाँ, बातें ना करें आपस में, सुन ले, तब देखो इसी मारे भूल जाते हो आप लोग। आइए, अशोक ने जो अपने शिलालेख बनवाए थे, खुदवाए थे, तो नवा शिलालेख क्या कहता है बताएं? नवा शिलालेख नवा शिलालेख कहता है, इसमें धम्म समारोह की जानकारी दी गई है और इसमें नैतिकता पर ज्यादा बल दिया गया और इसमें धम्म मंगल को श्रेष्ठ बताया गया। किस मंगल को श्रेष्ठ बताया गया? धम्म मंगल को श्रेष्ठ बताया गया है। भारतीय संविधान के नवा मौलिक कर्तव्य क्या कहता है? बताएं, नवा मौलिक कर्तव्य क्या कहता है? बहुत इंपॉर्टेंट है नवा मौलिक कर्तव्य। नवा मौलिक कर्तव्य कहता है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें, उसे नुकसान
न पहुंचाएं। हाँ, क्योंकि सार्वजनिक संपत्ति राष्ट्र की संपत्ति है और इसको नुकसान पहुंचाने का अधिकार किसी को नहीं है। आप किसी से नाराज हैं, विरोध करें, लेकिन यह तो जनता की संपत्ति है, जनता के पैसे से बनती है। इसीलिए अब न्यायालयों ने जो लोग सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं उनको दंड देने का काम भी शुरू कर दिया है। 9वां मौलिक कर्तव्य। अच्छा, भारत की समुद्री सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? 9 राज्यों को स्पर्श करती है भारत की समुद्री सीमा। 9वीं अनुसूची, इसमें किस बात का वर्णन है बताएं? जोर से बोले, ऐसे नहीं। 9वीं में भूमि सुधार। हाँ, ऐसे बोले, मतलब ऐसे कहो। हाँ, जैसा कि अभी विशाल ने बताया कि 9वीं अनुसूची में भूमि सुधारों का वर्णन किया गया है। एक बार मैं फिर बोल रहा हूं, प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी जोड़ी गई? 9वीं अनुसूची। और 9वीं अनुसूची में भूमि संबंधी सुधारों का वर्णन किया गया है। अच्छा, समुद्री सीमा की बात हो गई कि 9 राज्यों को छूती है समुद्री सीमा। अच्छा, ये बताइए, 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल किसको अलग करता है बताएं? मिनिकॉय को। लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीपों को अलग करता है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीपों को अलग करने का काम करता है कौन? 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल। भाग 9 याद आया किसी को? मैं आज बताऊंगा नहीं, आप ही लोग बताएंगे याद करके, क्योंकि याद करते रहें, ये आप ही के मुझसे मैं सुनना चाहता हूं। अच्छा, चलिए आगे क्रम को बढ़ाते हैं। ये बताइए, अशोक ने अपने किस धर्म प्रचारक को मैसूर भेजा था? बताइए आप लोग, अशोक ने अपने किन धर्म प्रचारक को मैसूर भेजा? बताइए, किनको भेजा है? किन धर्म प्रचारक को मैसूर भेजा था? बताइए आप लोग। अंदाजा भी लगाइए, रीजनिंग भी लगाइए। पढ़ाते मतलब मैं क्यों आज ही के दिन ये बात पूछ रहा हूं आपसे, बताएं। बताएं, सोचें और बताएं कि अशोक ने किन धर्म प्रचारक को मैसूर भेजा? अरे, अपने किन धर्म प्रचारक को मैसूर भेजा? बताइए आप लोग। मैं ये बात पूछ रहा हूं आपसे, अगर बताएंगे तो अच्छी बात है। किसको भेजा? अच्छा, ये बताइए कि किन देवता को देवों के देव कहते हैं? महादेव। आज तो सोमवार को आप लोग पुजारी भी हैं, शंकर जी की पूजा करते हैं, तो खट से आपके मुंह से निकलना चाहिए महादेव, या उनसे संबंधित कोई नाम बताते। अब वो महादेव नहीं, मतलब यहाँ जो मनुष्य मतलब किसी उनके कोई समय पीरियड में मनुष्य होंगे, उनका नाम महादेव होगा। तो अशोक ने महादेव नामक धर्म प्रचारक को कहां भेजा? मैसूर भेजा। कहां भेजा? मैसूर भेजा। कर्नाटक का रत्न क्या कहलाता है बताइए? कर्नाटक का रत्न क्या कहलाता है बताइए? मैसूर। मैसूर। मैसूर की स्थापना कभी ये विजयनगर साम्राज्य का अंग हुआ करता था, और फिर बाद में जब विजयनगर साम्राज्य पतन की ओर चला गया, तब राजा बुडियार ने, एक कोई बुडियार थे, उन्होंने स्वतंत्र मैसूर राज्य की स्थापना की थी। आज भी बुडियार वंश है, आज भी बुडियार वंश है मैसूर में है। तो भाई अच्छा, चलिए अच्छा बताइए,
वर्तमान समय में भारत में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? श्री हंसराज गंगाराम इस समय भारत में राष्ट्र। हंसे नहीं भाई, अगर हंसेंगे तो फिर पढ़े नहीं। देखिए गंभीरता जरूरी है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं श्री हंसराज गंगाराम जी। ठीक है, ये देखिए ऐसा होता है कि अगर आप लोग गंभीर होकर नहीं सुनेंगे तो कंपटीशन हाल में भूल जाएंगे। केवल आधे घंटा तो आपको बैठना है, आधा घंटा आपका मेरे साथ, और बाकी तो आप स्वतंत्र है, तो उतनी देर में है। ऐसा कहा जाता है, जैसा कि मैंने सुना है भाई, उस युग में तो मैं नहीं था, कि जब लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को यह काम सौंपा गया कि ये इतनी रियासतें हैं, अंग्रेजों ने अच्छा उस समय वायसराय का एक सचिव था कोनराड, वो भड़काने लगा देसी रियासतों को कि तुम लोग मिल करके एक तीसरी शक्ति बन जाओ और स्वतंत्र रहो। क्या रहो? स्वतंत्र रहो। तो सरदार पटेल जी को जब इस बात का पता चला तो तुरंत उन्होंने वायसराय पर दबाव डाला कि कोनराड को इस बात के लिए रोकें। फिर उन्होंने 561 रियासतों का विलय किया। कैसे किया, काफी उसमें बातें हैं, लेकिन मैं शॉर्टकट बता रहा हूं, फिर जब डीप में चलूंगा तो ये भी बता दूंगा। तब उसके बाद उन्होंने, किसी ने शायद ही लौह पुरुष को हंसते देखा, तो गंभीर मुद्रा में रहे, और गंभीर में रहने के कारण उनके विरोधी भी उनसे थर-थर कांपते थे। तो कहीं ना कहीं अनुशासन में रहने के लिए अपने आप को मजबूत करना उस समय करना पड़ता है। तो भाई कमांडर होता है, मिलिट्री में भी नियम है कि वैसे खेल कूद करें, लेकिन जब परेड होती है और उस समय कोई हंसता नहीं है। बलबन के समय नियम था, दरबार में जब दरबार लगता था न कोई हंस सकता था न कोई मुस्कुरा सकता था। नतीजा क्या हुआ? उस राज्य में लॉ एंड ऑर्डर बन गया, लोग थर थर कांपने लगे। बताते हैं कि तो उन्होंने जब रियासतों का विलय करना शुरू किया तो उनकी सफलता देख करके महात्मा गांधी जी ने भी कहा था, अरे पटेल तुमने तो आश्चर्यजनक काम कर दिखाया। तो कहने मतलब है कि आप लोग गंभीर रहे यहाँ पर, बाकी बातें भी करें। अभी थोड़ी देर में जब समय छूटेगा बातें करें। अब होता क्या है, मेरा भी समय चला जाता है जब देखता हूं कि आप लोग बात कर रहे हैं। तो अब बताइए, भागनो याद आया कि नहीं? बिल्कुल आया। क्या बताओ? नगर पालिका, ग्राम पंचायत। वाह, ठीक। अब ऐसे आप बताओगे तो हमें भी खुशी होगी। है संविधान का भाग 9 भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग है। मैं बार बार क्यों आपको रोक रहा था, चाहता तो पहले बता देता। भाग 9 जो है भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग है। भाग 9 में पंचायती राज का वर्णन है और भाग 9 का में स्थानीय स्वायत्त शासन का वर्णन है। स्थानीय स्वायत्त शासन में कौन आएंगे? नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायत। अच्छा, ये तो आपको पता होगा कि भारत में पहला नगर निगम कौन बना? चेन्नई, मद्रास पहला नगर निगम। और आपको आश्चर्य होगा किस वर्ष बना? 1687। 1687 में औरंगजेब ने गोलकुंडा को मुगल राज्य में मिला लिया। 1687 में ही महान वैज्ञानिक, वो कौन थे वैज्ञानिक ही हम कहेंगे, न्यूटन महोदय, जड़त्व का नियम जिन्होंने दिया, बाकी तो आपको पता ही है। इन्होंने पुस्तक प्रकाशित हुई इनकी द प्रिंसिपिया, और 1687 में ही, क्या मेरे मुंह से, 1687 में ही जो है चेन्नई नगर निगम बना। ठीक, इस समय फिलहाल तमिलनाडु की राजधानी है। चलिए आगे चलते हैं। इस समय तो ये सबसे बड़ा भाग है। ठीक है, अनुच्छेद 243 ए से लेकर के 243 ओ तक पंचायती राज, और 243 पी से लेकर के 243 जेड जी तक स्थानीय स्वायत्त शासन का वर्णन है। चलिए आगे चलते हैं। रेगिस्तान की गंगा किसे?
रेगिस्तान की गंगा। भारत में रेगिस्तान की गंगा लूनी नदी को भारत में रेगिस्तान की गंगा लूनी नदी को कहते हैं। ये जो अजमेर नहीं है राजस्थान का हृदय, ये लूनी नदी के किनारे। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिसीमन आयोग का वर्णन किया गया है? परिसीमन आयोग अनुच्छेद 82, अनुच्छेद 82 परिसीमन आयोग। ठीक। अच्छा, शिलालेखों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में करते हैं? शिलालेखों का अध्ययन एपिग्राफी, एपिग्राफी, शिलालेखों का अध्ययन एपिग्राफी। चलिए आगे चलते हैं। आज 9 तारीख है, आप लोग का हो सकता है पुलिस का ही पेपर लगे। तो उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन पैरा 9 के द्वारा ये व्यवस्था की गई, ये इसका संबंध जिला मजिस्ट्रेट से भी है। इसमें कहा गया कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में जिला मजिस्ट्रेट को प्रत्येक थानों का निरीक्षण अवश्य करना चाहिए। चलिए, अच्छा, डोंगरा वंश की स्थापना किसने? डोंगरा नहीं, कहाँ पे, मतलब किस जगह किया? कश्मीर। कश्मीर। देखें, कश्मीर में जब रियासत विलय की गई थी 47 में, तब तो आप जानते हैं कौन राजा रहे होंगे? कौन? हरि सिंह, महाराजा हरि सिंह। तो देखें, कश्मीर में डोगरा वंश की स्थापना महाराजा गुलाब सिंह के द्वारा की गई थी। महाराजा गुलाब सिंह के द्वारा डोगरा वंश की स्थापना की गई थी। फिर उन्हीं का वंश आगे चलता गया। आपने उनका नाम सुना होगा, महाराजा रणजीत सिंह। तो रणजीत सिंह के राज्य में कश्मीर भी शामिल था। आज जो है गुरु तेग बहादुर का भी जन्म, वो सॉरी मेरे मुंह से गलत निकल गया, नवे गुरु जो है वो है गुरु तेग बहादुर, जिनका वास्तविक नाम था त्यागमल। उन्हें भारतीय स्वाभिमान का रक्षक भी कहा जाता है। और उन्हीं के पुत्र गुरु गोविंद सिंह हुए हैं। चूंकि नाम था त्यागमल बचपन में, लेकिन तलवारबाजी अच्छी करते थे तो उनका नाम पड़ गया तेग बहादुर। ये तेग जो है तलवार का भी एक पर्यायवाची है। देखिए हिंदी में हम चले गए। अच्छा बताइए, निंदा रस किसकी कृति है? निंदा रस बताएं। हरिशंकर प्रसाद। श्री हरिशंकर परसाई की एक कृति है निंदा रस। हलधर किसका पर्यायवाची है? हलधर ये कृष्ण के बड़े भाई बलराम का एक पर्यायवाची हलधर, और साथ में किसान का भी पर्यायवाची हलधर है। हाँ देखें, अनेकार्थी जब पर्यायवाची होते हैं तो उसमें बहुत सी चीजें होती हैं। अच्छा, माना दर्रा भारत के किस राज्य में है? माना दर्रा उत्तराखंड में है। अच्छा, राष्ट्रीय विकास परिषद, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। मानक रेखा कर्क रेखा को किस राज्य में काटती? क्या चीज? मानक रेखा कर्क रेखा को किस राज्य में काटती? मानक रेखा और कर्क रेखाएं आपस में एक दूसरे को छत्तीसगढ़ राज्य में काटती हैं। किसमें काटती हैं? छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहते हैं। तो छत्तीसगढ़ राज्य। ठीक। अभी राष्ट्रीय विकास परिषद की बात हुई, तो राष्ट्रीय विकास परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक, मंत्रीगण और नीति आयोग के सभी सदस्य उसके सदस्य होते हैं। जो भी योजनाएं बनाई जाती हैं, पंचवर्षीय हो या जो भी योजनाएं, तो उस पर राष्ट्रीय विकास परिषद की अनुमति आवश्यक होती है। ठीक। अच्छा, आगे चलते हैं भाई। ये संसद सदस्यों की आयु 25 वर्ष होगी। लोकसभा के सदस्यों की आयु 25 वर्ष होगी, ऐसा किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 84। अनुच्छेद 84 में कहा गया है कि भाई इनकी आयु सीमा
25 वर्ष की होगी। ठीक, अच्छा, किस अधिनियम के द्वारा, अब हम अंग्रेजों के काल की बात कर रहे हैं, किस अधिनियम के द्वारा जो है लोक लेखा, सॉरी, हाँ वो भी है, थोड़ा सर दर्द होने लगा, आप थोड़ा भागम भाग ज्यादा रही। किस अधिनियम के द्वारा जो है लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई भारत में? 1919 का भारत शासन अधिनियम। कहीं कहीं आपको भारत परिषद अधिनियम भी मिल जाएगा, और इसका एक उपनाम है मार्ले मिंटो सुधार। ठीक, क्योंकि मिंटो उस समय भारत के वायसराय थे। अरे देखिए मेरे मुंह से गलत निकल गया, आई एम सो सॉरी, मैं चला गया 1909 में। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। लॉर्ड मॉन्टेग्यू जो थे वो भारत सचिव थे, और जो वो चेम्सफोर्ड थे वो भारत के वायसराय थे। ठीक, गलती के लिए क्षमा चाहते हैं। अच्छा, आइए, ईवीएम, ईवीएम मशीन का प्रयोग सबसे पहले भारत के किस राज्य में हुआ? ईवीएम केरल राज्य में, सबसे पहले केरल राज्य में हुआ था। ठीक, अच्छा, ये तो आप जानते होंगे कि अनुच्छेद 324 का संबंध किससे है? भारत निर्वाचन आयोग से। ठीक, अच्छा, 21 दिसंबर 1921 को निर्वाचन विधि संशोधन अधिनियम पारित हुआ है। 21 दिसंबर, मेरे मुंह से 1921 निकल गया, 2021, थोड़ा 21 दिसंबर 2021 को जो नया मतलब निर्वाचन से संबंधित संशोधन अधिनियम था, तो उसमें जो है पत्नी के स्थान पर जीवन साथी शब्द का प्रयोग किया गया है। पत्नी के स्थान पे कौन सा शब्द आया? जीवन साथी शब्द का प्रयोग। अच्छा, आइए आगे चलते हैं किसी क्रम को। बानी नाम से फुटकर छंदों की रचना किसने की? बानी नाम से, बानी नाम से फुटकर छंदों की रचना की श्री रविदास ने। इनके पिता का नाम था श्री रघु और माता जी का नाम श्रीमती गुरबिनिया था, और ये कर्मयोगी संत थे, और इनके गुरु का नाम रामानंद था। ठीक, इनको कबीरदास ने संतों का संत कहा, और ये कबीरदास के गुरु भाई भी थे, क्योंकि कबीर के भी गुरु रामानंद थे और इनके गुरु भी रामानंद थे। अच्छा, आइए, उत्प्लावन बल, ये सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? उत्प्लावन बल, बताइए किसने दिया ये सिद्धांत? उत्प्लावन बल ये दिया आर्किमिडीज ने। किसने दिया? आर्किमिडीज ने ये बल दिया। अच्छा, ये बताइए, अब केंद्रीय बल का मान ज्यादा होता है कि अभिकेंद्रीय बल का? केंद्रीय। जैसे आपने देखा होगा कि जब साइकिल सवार हो या कोई वाहन हो, जब मुड़ता है तो झुका देता है मोड़ते समय, या रेल की पटरियां जो होती हैं, जहां पर रेल मुड़ती है तो रेल की पटरी को थोड़ा ऊंचा क्यों कर देते हैं, मालूम है? देखें, ऐसा होता है कि जो अपकेंद्रीय बल होता है ये हमेशा केंद्र को, अपकेंद्रीय बल का मान ज्यादा होता है तो ये हमेशा जो है, चाहे व्यक्ति हो चाहे वाहन हो, उसको केंद्र के बाहर ले जाने की चेष्टा करता है, और अभिकेंद्रीय बल केंद्र के अंदर रखने की चेष्टा करता है। तो जैसे जब पटरी मतलब लाइन घूमती है कहीं पे, तो अगर क्या ये जो मतलब वहां पर क्या होगा, जो अपकेंद्रीय बल होगा, अपकेंद्रीय जो बल होगा उसका मान चूंकि ज्यादा होता है, तो अगर पटरी समतल रहेगी
मतलब ऊंचा नहीं करेंगे तो क्या होगा, अब केंद्रीय बल का मान होने से ट्रेन पटरी से उलट जाएगी या अलग हो जाएगी। लेकिन जब पटरी ऊपर कर देंगे थोड़ी सी तो अभिकेंद्रीय बल अपना काम करने लगेगा। क्या, कौन सा बल अपना काम करेगा? अभिकेंद्रीय बल। दोनों तो क्या होगा, बैलेंस बन जाएगा दोनों में, और ट्रेन मतलब फिर ट्रेन केंद्र के बाहर नहीं आएगी और वो ट्रेन उलटने से बच जाएगी। ठीक है, चलिए और चलते हैं आगे। अच्छा, जैसे तमाम बल होते हैं, जैसे घर्षण बल होता है। अच्छा, दो स्पर्श करती सतहों के मध्य लगने वाला बल उनकी आपेक्षिक गति का विरोध करता है, घर्षण बल कहलाता है। लेकिन एक बात है, अगर घर्षण बल ना हो तो व्यक्ति फिसल भी सकता है या वाहन वो भी हो सकते हैं, तो घर्षण बल भी जरूरी होता है। हाँ, क्या बात है? अच्छा, चलिए आगे कुछ चर्चाएं करते हैं। अब समय भी धीरे धीरे हो रहा है, समय का सदुपयोग कर लिया करें भाई आप लोग हैं। इतनी देर में आप लोग जो बात करते थे, इस समय हम हिंदी के कुछ और प्रश्न कर लेते हैं, तो नहीं आप लोगों की इच्छा होती भाई तो कोई बात नहीं है? अगर कर लेते उस समय तो इतनी देर में कुछ हम बता देते। चलो कोई बात नहीं, नहीं इच्छा है तो जबरदस्ती कोई काम नहीं हो सकता है। निंदा रस किसी बताया तो आपने, सुना ही नहीं। अभी बताया हरिशंकर परसाई की, अभी आपको मैंने बताया है? जीवन साथी किसका पर्याय? अभी मैंने बताया, आपने नहीं सुना, आप बातें कर रही थी उस समय है। जीवन साथी पत्नी का पर्यायवाची है? अच्छा, ये बताइए किस ग्रह का एक नाम हेम भी है? मालूम है? बिल्कुल। बुध ग्रह का एक नाम हेम भी है। अच्छा, भूतेश किसका पर्यायवाची है? शंकर जी का। शंकर जी का है? शिव, शंभु, भूतेश, वामदेवहर, नीलकंठ। नहीं कविता कही कीन दे आता है, जब विष निकला है, कीन दे आता है करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। कल्याण। और कल्याण भी है। और क्या कहना, और कुछ है? आशुतोष, हेरम। हेरम उनके पुत्र का पर्यायवाची है। आप लोग पढ़ते ही नहीं, क्या कहें? हेरम गणेश जी का, ना कि शिव जी का। चलो कोई बात नहीं, नहीं आप भाई पढ़ना चाहते तो हम जबरदस्ती भी नहीं कर सकते। हाँ, चलिए और आगे बची खुची चर्चाएं कर लेते हैं। और अच्छा, ये बताइए, जस दूल्हा तस बनी बराता, ये हिंदी में किसने कहा? कबीर। कबीर के बाद हुए हैं भाई, ये कहा है तुलसीदास ने। कबीरदास जी ने कहा, काहे नलनी तू कुमलानी, तेरे नाव सरोवर पानी, जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलनी तोर निवास। चलिए फिर समय आप जब और अगले दिन इसको और पूरा करेंगे, समय हो चुका है तो। अच्छा, ये बताइए कैम्ब्रियन पर्वत कहां पर है? कैम्ब्रियन पर्वत, चलते चलते, ये वेल्स में पड़ता है। कहां पर है? वेल्स में। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, उत्तरी आयरलैंड, इनको मिलाकर के यूनाइटेड किंगडम का निर्माण होता है। इंग्लैंड में जो भावी राजा होता है उसको क्या कहते हैं? प्रिंस ऑफ वेल्स। ठीक, अच्छा, हाँ, ये बताइए, अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस दिन को विश्व ध्यान दिवस घोषित किया है? 21 दिसंबर। 21 दिसंबर को घोषित कर दिया है विश्व ध्यान दिवस। अच्छा, ये बताइए चलते चलते, जीरोपैथेल्मिया या शुष्का छिपाक रोग का संबंध किससे है? आंखों से। अच्छा, विटामिन की खोज किसने की? विटामिन की, फंक। विटामिन की खोज कहीं कहीं आपको लिखेगा फुंक भी मिल जाएगा, सी फंक या सी फुंक महोदय ने
की। विटामिन ए मैकुलन ने की, विटामिन बी मैकुलन ने इसकी खोज की, विटामिन सी इसकी खोज यूजोक्ट होलकट ने की, जबकि विटामिन डी की खोज एफ जी हॉपकिंस ने की। तो समय समाप्त हो रहा है, चूंकि संकेत आ रहे हैं। तो मेरे प्यारे प्रतियोगी परीक्षार्थियों, मैंने आपको के समय दिया, आपने सुना, तो मैं राम कृपाल अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।